नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश आधारित विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। दूसरे कार्यकाल के पहले इंटरव्यू में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने से निवेश के लिए जरूरी माहौल बनाने में मिलेगी मदद। भारत की मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशील हो चीन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बीजिंग में बैठक में कही बात। दोनों देशों की जनता के बीच विश्वास बढ़ाने को लेकर किए जाएंगे प्रयास। 4 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। देश के दक्षिण और पश्चिमी इलाकों में बाढ़ से अब तक करीब 173 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य तेज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने की तत्काल 3000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मांग। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त को पहुंचेगा चंद्रयान 2। इसरो प्रमुख के सिवन ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई जन्मशती समारोह में दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, चांद पर विक्रम लैंडर के उतरने पर महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक को होगी देशवासियों की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि। और जम्मू कश्मीर समेत देश भर में धूमधाम से मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। मस्जिदों में विशेष नमाज का किया गया आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी दी बधाई। जम्मू कश्मीर में छुट्टी के दिन भी खुले बैंक। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया है, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जम्मू कश्मीर तक कई अहम मसलों पर उन्होंने विस्तार से बात की है। प्रधानमंत्री ने बैंकिंग सिस्टम पर कहा कि एनडीए की सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में बैंकों की स्थिति को ज्यादा मजबूत बनाने का काम किया है और आने वाले दिनों में दिखाई देगा कि बैंक निजी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए ज्यादा पूंजी का सहयोग करेंगे और अर्थव्यवस्था एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र की क्षमता का भरपूर उपयोग हो, इसके लिए सरकार के सभी मंत्रालय अपने अपने स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया के मुकाबले में मजबूती से खड़ा होगा। निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के मसले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कई मंचों पर होने वाली बहस में आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता को लेकर ही चर्चा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की तरफ सबकी निगाहें हैं। पीएम ने कहा कि विकास के मामले में देश के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर लोगों को हमसे उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान सरकार के स्तर, गति और दिशा ने कामकाज को आंकने के लिए नए मानक तय किए हैं। एंटरप्रेन्योर को देश का ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भारत को कारोबार करने के लिए माहौल और बेहतर बनाएगी और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया गया और जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईएम, आईआईटी और एम्स जैसे शीर्ष संस्थानों से जम्मू कश्मीर के युवाओं को न सिर्फ बेहतर शिक्षा मिलेगी बल्कि कामकाज के लिए उन्हें बेहतर माहौल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार की योजनाओं से घाटी के विकास को रफ्तार मिलेगी और इस समय खुले वातावरण में बढ़ना जरूरी है ताकि घाटी के युवाओं को बेहतर अवसर मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की अपील के बाद कई कारोबारी घरानों ने घाटी में निवेश करने की इच्छा जताई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 2 साल के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग का रविवार को विमोचन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किताब का विमोचन किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजनीतिक जीवन में जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए कैसे काम करना चाहिए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू उसकी एक मिसाल हैं।
गृह मंत्री ने कहा कि एम वेंकैया नायडू का जीवन विद्यार्थी काल से लेकर उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने तक राजनीति में काम करने वाले तमाम युवा कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय है और उपराष्ट्रपति के जीवन से सीख लेकर वो अपने आप को आदर्श बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान परिवार में जन्मे एम वेंकैया नायडू ने हमेशा देश, अपने राज्य और समाज के उत्थान को आगे रखते हुए काम किया। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग ये टाइटल एक पुस्तक का टाइटल नहीं है जो वेंकैया जी के 2 साल के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का डॉक्यूमेंटेशन है। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग ये टाइटल श्री वेंकैया नायडू के जीवन का एक व्याख्या करता हुआ टाइटल है कि जीवन में सुनना, सीखना और समाज का नेतृत्व करना ये कैसे कर सकते हैं, इसका एक आदर्श श्री वेंकैया नायडू ने इस देश की युवा पीढ़ी के सामने रखा है। एम वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2017 को भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का पदभार संभाला था। बीते 2 साल में उपराष्ट्रपति ने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया। इस किताब में उपराष्ट्रपति के देश भर में लोगों से मिलने के उनके 330 प्रमुख कार्यक्रमों की झलकियां हैं। 2 साल के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 67 दीक्षांत समारोहों में शामिल हुए और छात्रों को संबोधित किया। 35 मौकों पर उपराष्ट्रपति छात्रों से मुखातिब हुए और उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चाएं की। बीते 2 साल में उपराष्ट्रपति ने 97 विज्ञान और तकनीक अनुसंधान संस्थान की यात्राएं की और इस दौरान 25 मौकों पर विशेष व्याख्यान भी दिए। विभिन्न क्षेत्रों में निपुण और होनहार लोगों को प्रोत्साहित करने से जुड़े 60 पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति शामिल हुए। उपराष्ट्रपति का संस्कृति और साहित्य से भी काफी लगाव है और बीते 2 साल में उन्होंने 52 किताबों का विमोचन किया। Today is a wonderful book published by Publication Division of Information and Broadcasting Ministry, Listening, Learning, Leading. I am very sure that the title must have been given by Vice President himself. Listening, Learning, Leading, it's not a photobiography. It is the collection of his engagement with various sectors in last 2 years as Vice President, foreign as well as national, as well as in the House. So all aspects of his activities are covered. And I must compliment my team in Publication Division also. They have brought out a very good book which you will cherish. किताब विमोचन कार्यक्रम का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। इस मौके पर तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडाप्पाडी के पलानिस्वामी, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम, विख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, लोकप्रिय अभिनेता रजनीकांत, अखिल भारतीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद और कई अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्याय प्रणाली और लोगों के बीच दूरी कम करने पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया है कि देश के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ होनी चाहिए ताकि लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके और लंबित मामलों की संख्या को सही समय पर खत्म किया जा सके। उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से अपने प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता बनाने और मीडिया को निष्पक्ष और ईमानदार संदेशवाहक बने रहने के लिए भी कहा। उपराष्ट्रपति ने सुझाव अपने 2 साल के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक विमोचन के मौके पर दिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्यायिक प्रणाली को लोगों के नजदीक लाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की जरूरत बताई है। उपराष्ट्रपति ने ये बात अपने 2 साल के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक के विमोचन के मौके पर कही। चेन्नई में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि केवल विधायिका और कार्यपालिका को ही लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रियाओं को भी लोगों के अधिक अनुकूल होना चाहिए। I think it's high time that more benches are created to reduce the huge dependency and expense. Third one is that it is heartening that the government have enhanced the number of judges in the Supreme Court by 10%, but I'm afraid it will still be inadequate. A number of civil and criminal cases have been pending over 25 years.
सांसदों और विधायकों के खिलाफ चुनाव याचिका और आपराधिक मामलों पर समयबद्ध तरीके से फैसले करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह के मामलों में विधायकों के पूरे कार्यकाल के दौरान भी अगर फैसला नहीं हो पाता तो ये चुनाव कानून के उद्देश्यों के खिलाफ है। उन्होंने दल बदल से जुड़े कानूनों में तेजी लाने और कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची की समीक्षा करने की अपील की। So I have been urging parliamentarians to refrain from such dysfunctional behavior. I have constantly reminded them of their duty and a unique opportunity to shape public discourse. I hope that all political parties will adopt a code of conduct for their legislators and contribute to policy making through informed discussions. Make their MPs, MLAs, public representatives behave in an ideal manner. This is my recommendation to the people and political parties across the country. मीडिया की भूमिका को लेकर उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया को निष्पक्ष चौकीदार और ईमानदार संदेश वाहक होना चाहिए। पत्रकारिता में जनता हित से जुड़े पक्ष को प्रभावी ढंग से रखा जाना चाहिए। A free and vibrant media keeps democracy alive and can enrich the quality of life of people through information, education, entertainment, and insightful analysis. The technological advancement in recent years have brought unprecedented change in the media landscape. Social media, along with traditional press and TV, are having a profound influence on our lives and lifestyles, on our work and relationship. Like everything else in life, this transformation has the good, bad, and the ugly. You are seeing what is happening in the electronic media in some instances, what is happening in print media in some instances, what is happening in the social media also. Information is very important in this advancement of the civilization and development. Information with confirmation is more than an ammunition. डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसेंट्रलाइज और डिलीवर की वकालत करते हुए उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से सभी स्तरों पर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता बनाने की अपील भी की। चेन्नई से कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करना समय की मांग थी और ये फैसला राष्ट्र के हित में लिया गया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस फैसले के जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को हटाने में मदद मिलेगी, उसका अंत होगा और इलाके में विकास के कामों में भी तेजी आएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने का समर्थन किया है। रविवार को चेन्नई में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले का राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति के तौर पर 2 साल के कार्यकाल पर आधारित अपनी पुस्तक लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग के विमोचन के मौके पर उन्होंने ये बात कही। 370 abrogation is in the interest of the nation, for its future, for its security, for its safety. I can say, as the Vice President with considerable experience in public life, not big, now that the Parliament has voted it also, we should all think in terms of national interest rather than party interest. National interest. 370 should not be treated as a political issue. It should be treated as a national issue, that Kashmir is an integral part of India. Whatever problems are there, we should all stand by the people of Kashmir and assuage their feelings and see to it that steps are taken for restoring normalcy and for implementing developmental and welfare agenda at the earliest. I thought I should share some of these thoughts with you. अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसे काफी पहले ही हटा दिया जाना चाहिए था। मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं था कि धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए। मैं फर्मली मानता हूं कि धारा 370 से देश का भला नहीं हुआ, कश्मीर का भला नहीं हुआ, बहुत पहले हटनी चाहिए थी। एज अ होम मिनिस्टर मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं था कि धारा 370 के बाद क्या होगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवाद की समाप्ति होगी और कश्मीर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा।
फिल्म अभिनेता और राजनेता रजनीकांत भी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले के समर्थन में आए। उन्होंने इस अहम फैसले के लिए सरकार को बधाई भी दी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने से जुड़ा प्रस्ताव हाल ही में संसद से पारित किया गया था। चेन्नई से कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आइए खबरों में यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राष्ट्रीय समर स्मारक पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को भारत की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले दिनों में चीन के साथ भारत के संबंध इसी बात पर निर्भर होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिनों की यात्रा पर फिलहाल बीजिंग में हैं। सोमवार को उन्होंने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और दोनों नेताओं के बीच आपसी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को चीनी नेताओं को समझाने की कोशिश की कि बदलती दुनिया में भारत और चीन की बेहद अहम भूमिका है और ऐसे में दोनों देशों को एक दूसरे के साथ संवेदनशील मुद्दों को समझने और उस तरीके से काम करने की ज़रूरत है कि वो ना तो अपने हितों को नुकसान पहुंचाएं और ना ही किसी उकसावे में आए। उन्होंने कहा कि दुनिया में स्थिरता के लिए भारत और चीन के बेहतर रिश्ते ज़रूरी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके पहले चीन के उपराष्ट्रपति वांग चिशान से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं से सांस्कृतिक मुद्दों पर सहयोग के लिए बने उच्च आयोग की बैठक की अध्यक्षता भी हुई। दोनों नेताओं ने आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत, भारत में होने वाले अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की। The positive direction of our ties after the Wuhan summit has opened up a new world of convergences. Exploiting this and taking our ties to a new level will require strong public support in both societies. The media can make a major contribution to that goal. Excellency, ladies and gentlemen, Foreign Minister Wang Yi and I have just now co-chaired the second meeting of the high-level mechanism on cultural and people-to-people exchanges. The high-level mechanism was an outcome of the consensus reached between Prime Minister Modi and President Xi during their informal summit. It reflected our shared agreement that enhancing and strengthening cultural and people-to-people exchanges would contribute to overall development of our bilateral relations. We are of the view that guidance provided by our leaders is the most important guarantee for the growth of China-India relations, the most important political guarantee. It is especially important to maintain high-level engagement momentum, in particular make good preparations for the second informal summit to ensure that China-India relations will continue to move forward along the right direction. We are of the view that to ensure the success of this high-level mechanism on people and cultural exchanges, the strategic economic dialogue, financial dialogue, and other important institutionalized dialogues are very important. We need to strengthen our cooperation mechanisms, including more defense exchanges, so that we can build more practical results. और देश के दक्षिण और पश्चिमी इलाकों में बाढ़ से करीब 173 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और कर्नाटक में बाढ़ की स्थिति में थोड़े सुधार के बाद राहत और बचाव कार्य में काफ़ी तेजी आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कर्नाटक में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया।
मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य में बाढ़ से तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने गृह मंत्री से 3,000 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने का अनुरोध किया है और साथ ही जोर देकर कहा कि विस्थापितों और पुनर्वास और मवेशियों की जान बचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। बाढ़ से राज्य में लगभग 5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और 22,000 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। Flood situation in Karnataka and is completely satisfied. First, we requested about 10,000 crores loss, approximately. That may reach even 25,000 crores. Now we are requested for 3,000 crores immediate help for the Karnataka, and they are given the representation also. और उधर महाराष्ट्र में सांगली, सतारा और कोल्हापुर जिलों की नदियों का जलस्तर कम होने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। कर्नाटक में आलमाटी बांध से 5,30,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से हालात बेहतर हुए हैं। उफान पर चल रही कृष्णा और पंचगंगा नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में रविवार को भारी बारिश नहीं हुई। इससे नदियों का जलस्तर 9 इंच से लेकर 1.5 फुट तक घट गया, लेकिन ये अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। केरल में मूसलाधार बारिश का कहर अब भी जारी है और बाढ़, भूस्खलन और बारिश संबंधी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने राहत शिविरों में पनाह ली है। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। गुजरात के कई हिस्सों में भी जारी भारी बारिश से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। कई मछुआरे अब तक लापता हैं। राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ जिले में बारिश से सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है। Amit Shah ji, the Home Minister of the country, took an aerial survey in the northern part of the Karnataka and also in some part of the bordering state Maharashtra, and more than 2 hours, nearly about 2 hours 10 minutes, he took the aerial survey, and he has personally, though he had the information, today he had the personal experience of the situation today here existing. And after that, Honorable Chief Minister has submitted a memorandum. Today, with him, Shri Amit Shah ji has visited Belgavi, Hidkal, Nipani, Chikkodi, Kolhapur, Vadgaon, Sangli, Rajapur Dam, Gokak, Ghataprabha, Navili Tirtha, and some little portion of Krishna Basin. भारत के प्रमुख वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की आज 100वीं जयंती है। डॉक्टर साराभाई के व्यक्तित्व का सर्वाधिक उल्लेखनीय पहलू उनकी रुचि की सीमा और विस्तार और ऐसे तौर तरीके थे जिनमें उन्होंने अपने विचारों को संस्थाओं में परिवर्तित किया। विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 को हुआ था। साराभाई को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रख्यात वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की 100वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक खोज को बढ़ावा दिया। विक्रम साराभाई की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर वीडियो संदेश साझा किया है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में उनके योगदान का जिक्र किया। आज हम सभी भारतीयों के लिए एक विशेष अवसर है जब हम डॉक्टर विक्रम साराभाई की 100वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, शताब्दी मना रहे हैं। यह अवसर एक ऐसे समय पर आया है जब भारत चंद्रमा पर उतरने जा रहा है। अगले महीने
जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा तो ये 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से डॉक्टर साराभाई को एक विशेष श्रद्धांजलि होगी। साथियों, डॉक्टर साराभाई को वैज्ञानिक समुदाय भली भांति जानता है। ये भी आवश्यक है कि आज की पीढ़ी के लिए उनके प्रेरणादायी जीवन के बारे में जानना बहुत उपयोगी होगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई को बचपन में ही विज्ञान की बारीकियां और मशीन की दुनिया ने आकर्षित किया। ठीक उसी प्रकार हमारे आसपास अनेक ऐसी प्रतिभाएं हैं जो उनसे और ऐसे महापुरुषों से सीख सकती हैं। अहमदाबाद में विक्रम साराभाई की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर इसरो के चीफ के सिवन ने कहा कि उन्हें गर्व है कि इसरो और दूसरे वैज्ञानिक संस्थाएं अपने कार्यों के जरिए साराभाई को सच्ची श्रद्धांजलि दे रही हैं। I am glad that ISRO, along with other institutions, are standing together in paying homage to this true son of India. I feel extremely privileged to be part of the generation who saw the transformational seeds sown by Dr. Sarabhai grow into plant and then into a blooming tree. The best tribute to Dr. Sarabhai is to work for his vision of transforming India to a country of which our future generations could be proud of. जानी मानी कुश्ती खिलाड़ी और कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में मेडल जीत चुकी बबीता फोगाट आज बीजेपी में शामिल हो गईं। उनके साथ साथ उनके पिता और कुश्ती के लिए ही द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महावीर फोगाट भी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी में शामिल हो गए। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय मैच की संभावना होती है तो उस पर विचार कर फैसला लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने देश के 20 युवाओं और 3 संस्थाओं को राष्ट्रीय युवा अवार्ड से सम्मानित किया। इन युवाओं और संस्थानों ने सरकार के अलग अलग कार्यक्रमों पर जागरूकता फैलाने के अलावा देश में कई सामाजिक कार्यक्रम किए हैं। संसदीय संस्थानों के कामकाज की बेहतरी को समझने के लिए राज्यसभा अनुसंधान और अध्ययन योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य भारत में संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की तरफ से अनुमोदित इस योजना में 3 घटक हैं, जिसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन पीठ के लिए 22,50,000 रुपए की अनुदान राशि, 4 राज्यसभा फेलोशिप में प्रत्येक के लिए 8,50,000 रुपए और 10 राज्यसभा स्टूडेंट एंगेजमेंट इंटर्नशिप्स के तहत 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से आवंटित किए जाते हैं। इस योजना पर हर बार 57,50,000 रुपए का खर्च आता है। सभापति एम वेंकैया नायडू के नेतृत्व में ये योजना राज्यसभा के सदस्यों, संसद के दोनों सदनों के वर्तमान और पूर्व सचिवों, प्रमुख शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है। 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन संपदा की शानदार प्रकाश व्यवस्था का उद्घाटन करेंगे। संसद भवन के अग्रभाग की प्रकाश व्यवस्था फैसेड लाइटिंग का उद्घाटन 13 अगस्त को 7:15 बजे होगा। संसद भवन संपदा में डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा और लोकसभा मार्ग के बीच पड़ने वाले लॉन में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें सांसद भी भाग लेंगे। इस बार संसद की लाइटिंग कुछ अलग अंदाज में की गई है। देश में स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां चल रही हैं। राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ध्वजारोहण किया जाएगा। ऐसे में आतंकवादी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 15 अगस्त को होने वाले समारोह की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा बलों को मुस्तैद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाहें हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किले के आसपास हमले की आशंका के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जांच बढ़ा दी गई है। 15 अगस्त जो आ रहा है उसके लिए इस पूरे एरिया के अंदर
कम्युनिटी मीटिंग्स हुई हैं और पुलिस जो है सबके साथ यहाँ पे जो हमारे जो नागरिक हैं उनके साथ सहभागिता हमने बढ़ाई है और कोशिश हमारी ये है कि जितने भी एरिया के अंदर लोग हैं उनका एक तो वेरिफिकेशन और साथ साथ उनको जोड़ के जो भी यहाँ पे हैं, कोशिश हमारी ये है कि बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने भी यातायात में काफी फेरबदल किए हैं। यातायात के ये बदलाव 13 अगस्त और 15 अगस्त को सुबह से लागू होंगे। इस दौरान लाल किले के पास कई रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। इन रास्तों पर से सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी स्टिकर लगी गाड़ियों को ही जाने की इजाजत होगी। पुरानी दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी रेलवे स्टेशन पर सामान्य आवाजाही रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने हम लोगों को इसमें जगह जगह बैनर्स, बोर्ड्स लगाएंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, जिसपे सारे दिशा निर्देश, डायरेक्शंस उसमें लिखे रहेंगे और हम लोग इसमें रिक्वेस्ट करेंगे सभी से कि उनको फॉलो किया जाए। सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी दिल्ली के 17 संवेदनशील जगहों पर विशेष नजर रखने को कहा है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। पूरे देश में आज ईद उल अजहा का त्योहार मनाया गया। बकरा ईद के मौके पर मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। मस्जिदों में नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं ईद उल अजहा के त्योहार के मद्देनजर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कई उपायों की घोषणा की है, जिनसे राज्य कर्मचारियों और आम जनता को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रीनगर स्थित सीआरपीएफ हेल्पलाइन एक बार फिर से शुरू हो गई है। 14411 नंबर खासकर कश्मीर के उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने परिवार के लिए मदद चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।